Namaskar. In this series of the geomorphology, we completed the earlier two videos regarding the volcanoes. My means the topics of volcanoes divided into three parts in our videos. So today we will discuss third part of the volcano. So today's our topics part third of volcanoes. वॉल्केनोज का जो है ज्वालामुखी का ये हमारा तीसरा भाग है और इसके अंतर्गत जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे हैं उसको हम पढ़ेंगे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वॉल्केनोज, वो एरिया जहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शंस होता है रीजन वाइज। उसके अलावा हम इसके आगे जो है पढ़ेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ द वॉल्केनोज। इम्पैक्ट्स के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा जो गीजर्स, हॉट स्पॉट्स एंड फ्यूमारोल्स एंड सोल्फेटारा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वॉल्केनोज, इम्पैक्ट्स ऑफ द वॉल्केनोज और कुछ अदर जो वॉल्केनिक इरप्शंस की तरह और दूसरी जो है इरप्शंस होती हैं, जैसे को हम कहते हैं हॉट स्पॉट, हॉट स्प्रिंग, गीजर्स एंड फ्यूमारोल्स एंड सोल्फेटारा। तो इन सबको हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वॉल्केनोज। वो एरियाज जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस कभी भी हुआ है या अभी नियर पास्ट में हुआ था या एट ए टाइम हो रहा है या फ्यूचर में होने की संभावनाएं हैं, उन एरियाज को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सम स्पेसिफिक बेल्ट्स ऑफ these volcanoes located along the boundary margins. In general, volcanic eruptions occurred around the plate margins. Earthquake also occurred over these plate margins, plate boundaries. The sites of the divergence plate is the more affluent, most prominent for the volcanic eruptions. Here volcanic eruptions is going on regularly, rhythmically, with time interval. In this regard, we can divide the whole earth, the whole globe, with regard to the volcanic eruptions into three parts, into three zones. So one is the convergence boundary, another is the divergence boundary. नंबर एक पे हमारा जो है कन्वर्जेंस बाउंड्री, नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो है डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री, बाउंड्री मीन्स प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री। तीसरा जोन जहां पे वॉल्केनिक इरप्शंस होता है वो है हमारा इंट्राप्लेट, इंट्राप्लेट यानी विद इन द प्लेट। जो कन्वर्जेंस बाउंड्री है वेयर टू प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर, इसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक पे सरकम पैसिफिक बेल्ट, जिसको कि रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, वेयर टू प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर इट फॉर्म्स डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। जब दो प्लेटें आपस में आकर के टकराती हैं
तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बनाती हैं। उसके अंतर्गत जो है सरकम पैसिफिक बेल्ट है, जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अगला हमारा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है। मिड यूरेशियन कॉन्टिनेंटल बेल्ट भी कह सकते हैं। सरकम पैसिफिक बेल्ट वाली कंडीशंस में जो पैसिफिक ओशन है वो सबसाइड हो गई अंडर द पैसिफिक ओशन इज सबसाइडेड अंडरनीथ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका in its eastern coast, in its eastern sides. This Pacific Ocean is subsided underneath the Eurasian plate in its on western parts. ये पैसिफिक ओशन अपने ईस्टर्न साइड में नॉर्थ अमेरिका के भीतर और साउथ अमेरिका के भीतर सबसाइड कर गई। यही पैसिफिक ओशन अपने वेस्ट में यूरेशियन प्लेट के भीतर सबसाइड कर गई। इसको हम कहते हैं, इस तरह से क्या है, ये कन्वर्जेंस बाउंड्री है। उसके अंतर्गत सरकम पैसिफिक बेल्ट और मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है। जो डाइवर्जेंस प्लेट है इसके अंतर्गत हमारा मिड अटलांटिक ओशन, मिड ओशियनिक रीजेस, मिड ओशियनिक रीजेस। मिड ओशियनिक रीजेस की अगर हम बात करें तो इसमें मिड अटलांटिक, मिड अटलांटिक ओशियनिक रीज, मिड अटलांटिक ओशियनिक रीज, नेक्स्ट नंबर पे हमारा मिड इंडियन ओशियनिक रीज, नेक्स्ट नंबर पे एंड ईस्टर्न पैसिफिक राइज एंड ईस्टर्न पैसिफिक राइज। ये जो डाइवर्जेंस प्लेट है इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या कर दें। हियर प्लेट्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस एंड क्रिएट्स फॉल्ट, रप्चर, फ्रैक्चर, जॉइंट, मैग्मा लावा अपवेलिंग from beneath the earth and deposited over these boundaries form the ridges. Here plates move in opposite directions. Important example इसका हम कह सकते हैं कि मिड अटलांटिक ओशियनिक रीज, मिड इंडियन ओशियनिक रीज एंड ईस्टर्न पैसिफिक राइज। अगला हमने एक तीसरा जो यहां पे लिखा, ये रह गया हमारा इंट्रा प्लेट मार्जिन। इंट्रा प्लेट मार्जिन, जो इंट्रा प्लेट मार्जिन हमारा है उसके अंतर्गत ये हवाईयन आइलैंड है, हवाईयन आइलैंड इन पैसिफिक ओशन, हवाईयन आइलैंड इन पैसिफिक ओशन। उसके अलावा जो है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अभी हम बातें कर रहे हैं हर एक के बारे में। उसके अलावा हर कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे कि डेक्कन प्लेटू, डेक्कन ट्रैप,
यहाँ पे लावा इरप्शन हो चुका है। प्राना प्लेटू, स्नैक प्लेटू, प्राना प्लेटू, प्राना प्लेटू, ये प्राना प्लेटू जो है ब्राजील में, यूरुग्वे वगैरह। स्नैक प्लेटू या कोलंबिया प्लेटू इन नॉर्थ अमेरिका। उसके अलावा कुछ और भी छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहाँ पे इंट्रा प्लेट मतलब कि विद इन द प्लेट, नॉट एट द मार्जिन, नॉट ओवर द मार्जिन, नॉट द मार्जिन साइड, नॉट द बाउंड्री, बट विद इन द प्लेट अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो ये वाली कंडीशंस हैं। अब हर एक के बारे में हम सिस्टमैटिक पढ़ते हैं। तो नंबर 1 पे हम बातें करेंगे सरकमपेस्टिक बेल्ट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सरकमपेस्टिक बेल्ट। नंबर 1 पे हमारा है सरकमपेस्टिक बेल्ट। सरकमपेस्टिक बेल्ट की अगर हम बातें करें, इट एक्सटेंड फ्रॉम अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में जो है इरेबस माउंटेन है वहाँ से, इट एक्सटेंड फ्रॉम इरेबस माउंटेन्स ऑफ द अंटार्कटिका मूव्स नॉर्थवर्ड थ्रू द एंडीज ऑफ साउथ अमेरिका, फर्दर प्रोसीड नॉर्थवर्ड थ्रू द रॉकीज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका up to the Alaska. Then this boundary turn eastwards and cover the Asian islands in the western parts of the Pacific like Kamchatka Plateau, Kuril Islands, Aleutian Islands and Japanese Islands, and next south Philippine Islands, further south Melanesia and Solomon Islands, islands of the Micronesia, and up to the New Zealand, up to the New Zealand. ये पूरा ऐसे एक सर्कल बनाता है पैसिफिक ओशन में, हमने जहाँ से जहाँ तक बताया, और इसी को हम कहते हैं सरकमपेस्टिक बेल्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं, इट begins from Erebus Mountains of Antarctica, moves northward through Andes and Rockies of Americas, then turns eastward and proceeds through eastern island of eastern islands of the western Pacific, Asian island हो जाएगा ये, ईस्टर्न एशियन आइलैंड्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक वाया कामचटका पेनिनसुला, कामचटका पेनिनसुला ये जो रशिया में है, और उसके अलावा जो है क्यूराइल आइलैंड्स, ये जापान ओपान के नॉर्थ में है, जापान का हिस्सा है। जापानीज आइलैंड्स जैसे कि होक्काइडो नॉर्थ में है, हानशू उसके बाद, शिकोगू उसके बाद, और कुइशू सबसे साउथ में। जापानीज आइलैंड्स
और जो है फिलीपींस, अगेन इट्स मूव साउथवर्ड्स अप टू द न्यूजीलैंड, अप टू द न्यूजीलैंड। ये बीच में जो है फिलीपींस के बाद साउथ में हम जाते हैं पैसिफिक में, तो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, सोलोमन आइलैंड, वनुआतू, फिजी, दीज आर आल्सो, फिजी वगैरह भी ये सब जो है वॉल्केनिक है, आइलैंड टाइप हैं। कुछ वहां पे जो है कोरल और कोरल लीफ वाले आइलैंड्स भी हैं, ज्यादातर वॉल्केनिक आइलैंड्स ही हैं पैसिफिक में। ये सारा का सारा ये एक्सटेंशन हो गया पैसिफिक। इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर। इट इज आल्सो नोन एज द बेटर नोन एज द रिंग ऑफ फायर बिकॉज most active volcanoes of the world are located here. It is also known as the ring of fire. Ring of fire. Because PC का मतलब because most of the volcanoes are located here. दुनिया में 70% वॉल्केनोस यहीं पे हैं। मानते हैं अगर दुनिया में एट ए टाइम 580 या 90 वॉल्केनोस जो कि एक्टिव हैं, तो उसमें अप्रोक्सीमेट 500 वॉल्केनोस तो इसी पैसिफिक में ही है। ये पैसिफिक जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है, ये फैला हुआ है अंटार्कटिका में, जो इरेबस के क्या नाम है, एक माउंटेन्स है, इरेबस माउंटेन्स, वहां से शुरू होता है और ये जो है बेल्ट नॉर्थ की तरफ जाता है। जो रॉकीज वाला हिस्सा है, एंडीज वाला हिस्सा है, एंडीज साउथ अमेरिका में है, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका है। उसी से ये बेल्ट आगे की तरफ अलास्का तक जाता है। अलास्का के बाद यही बेल्ट ईस्ट की तरफ मूव कर जाता है और पैसिफिक ओशन का जो वेस्टर्न पार्ट है, जहां पे ईस्ट एशियन आइलैंड्स हैं, जैसे कि क्यूराइल, कामचटका पेनिनसुला और उसके अलावा जो है जापानीज आइलैंड्स, फिलिपाइंस, और फर्दर उसके साउथ में जाकर के यही बेल्ट मिल जाता है जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट स्टार्ट होता है उससे। उसके बाद ये बेल्ट फर्दर साउथ में जो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया यानी सोलोमन आइलैंड्स, वनुआतू, फिजी और न्यूजीलैंड तक ये चला जाता है साउथ तक। तो इस तरह से एक पूरा सर्कल ये कंप्लीट बनाता है, सरकमफ्रेंस बनाता है, इसीलिए इसको रिंग भी कहते हैं। रिंग का मतलब कि एक दायरा, एक सर्कल जहां पे हमेशा आग लगी ही हो। लगी इसलिए आग रहती है कि वहां वॉल्केनिक इरप्शंस होता रहता है सालों साल, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ लें थोड़ा इसके बारे में भी जान लें। तो मिटा देते हैं। यहाँ पे जो है ये सरकम पैसिफिक बेल्ट जो है, ये कन्वर्जेंस, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस क्यों होता है उसके बारे में बातें करें। Why volcanic eruptions occurred in the circum-Pacific belt? Approximately 70% or 80% volcanoes of the world are located here. Why? What are the major causes? So it is the belt of the convergence plate boundary. Convergence plate boundary का मतलब क्या है? Pacific is subdivided. Pacific plate is subducted या subsided underneath the North America and South American plates in eastern coast, in its eastern coast। यानी पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न साइड है, उसका जो ईस्टर्न कोस्ट है, वो सबसाइडेड है, सबडक्टेड है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के प्लेट के भीतर। एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि इट्स वेस्टर्न कोस्ट इज subducted under the
Its western coast is subducted under the Eurasian plate. When two plates collides, it is the massive plate is the denser plate. Oceanic plate is most having more density. If plate is denser, it automatically subside. It will be subducted. It will sink. जब प्लेट मैसी होगा, हैवी होगा, तो ये सिंक कर जाएगा, सबसाइड कर जाएगा। जब ये सबसाइड कर जाएगा तो ये जो बेनियाफ जोन है इसका, यानी कि एक स्लेब जो बना रहा है 45 डिग्री का, वही जा करके अंदर मेल्ट होता है और वही लावा इरप्शंस होता है। इसका डायग्राम के थ्रू समझा जाए, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। सर्कमपेसिफिक बेल्ट इज लोकेटेड ओवर द कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री की मीन्स जो है वेयर टू प्लेट्स कोलाइड विथ ईच अदर, इट इज द डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। पैसिफिक प्लेट जो है ये नीचे चला गया है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के प्लेट के अपने ईस्टर्न पार्ट में, और अपने ये वेस्टर्न पार्ट में यूरेशियन प्लेट के नीचे सबसाइड कर गया है, और ये इस टाइम जो है उसके नीचे सबसाइड है। और उसका अगर एक डायग्राम के थ्रू अगर हम समझ सकते हैं तो यहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ नास्का प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट्स तो मिटा करके समझा जाए कि कन्वर्जेंस ऑफ नास्का प्लेट एंड, मान लेते हैं ये पैसिफिक ओशन में एक माइनर प्लेट है, दिस इज द नास्का प्लेट, दिस इज द नास्का प्लेट, नास्का प्लेट। और ये वाला हमारा हिस्सा जो है, ये जो है साउथ अमेरिकन प्लेट्स है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट्स है। सपोज दैट ये जो है आपका ओशन इक्वाटर है, वॉल्केनीज जो है, दिस इज द बेनियाफ जोन। ये जो है ये वाला जो प्लेइंग बनाया, ये वाला हिस्सा, यही जो है आपका बेनियाफ जोन है। ये हिस्सा जो है बेनियाफ जोन है, इसको कहते हैं बेनियाफ जोन। ये हिस्सा जो बीच वाला है साइड में, इसको हम कह सकते हैं थोड़ा दूसरे कलर से अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो दीज आर दी ट्रेंचेस। दो प्लेट आई, एक नास्का प्लेट है जो कि माइनर प्लेट है, एक साउथ अमेरिकन प्लेट है, दोनों कोलाइड कर गई। दिस इज द कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की जो डेंसिटी है वो इतना रहेगी। दिस इज द ओशनिक प्लेट, इसकी डेंसिटी जो है 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये क्योंकि ओशनिक प्लेट्स है, दिस इज द कॉन्टिनेंटल प्लेट, दिस इज द ओशियनिक प्लेट। अब कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट्स अगर टकराती हैं तो बीच में ट्रंच बनता है और यहाँ पे कॉर्डिलेरास बनते हैं। कॉर्डिलेरास अगर हम इसको बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे दिस इज द, ऐसे ये क्या है, दिस इज द एंडीज, एंडीज। यही वॉल्केनिक एरप्शंस, यहाँ पे लावा जो है, ये जो इसका ओशनिक ब्लॉक था, ओशनिक प्लेट था, ये जब मेल्ट होगा नीचे जाएगा तो ये मेल्ट होगा और यहीं से लावा आ करके यहाँ पे कहीं पे डिपॉजिट होता रहेगा। दिस इज द लावा इरप्शन। ये मान लेते हैं कि ये लावा इरप्शंस है, ऊपर पीक तक पहुंच जाएगा, ऐसे ये लावा इरप्शंस है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि लावा इरप्शन। ये हमारा नास्का प्लेट था, ये साउथ अमेरिकन प्लेट। ऐसे ही अगर हम मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है कन्वर्जेंस ऑफ नास्का प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। अगर हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं कुछ इसका, मान लेते हैं एक साइड से, ये जो है इस साइड में कुछ जो है जापानीज प्लेट है, ये जो है हमारा जापानीज प्लेट है, ये वाला जापानीज प्लेट है, और ये कुछ जो है ये जापानीज प्लेट है। ये वाला हिस्सा मान लेते हैं कुछ, ये हमारा पैसिफिक प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है, ये जापानीज प्लेट है। जब जापानीज प्लेट्स में यहाँ पे ये वाली प्लेट जो इस साइड में मूव की, कुछ ये प्लेट कुछ इस डायरेक्शन में मूव की, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है।
दोनों कोलाइड की। पैसिफिक प्लेट जो है ये ओशियनिक प्लेट है, ज़्यादा डेंसिटी है जैसे यहाँ पे थी, सेम ऐसे ये जापानीज प्लेट ये भी ओशियनिक प्लेट है। ओशियनिक प्लेट क्या छोटा सा प्लेट है। जब दो ओशियनिक प्लेट आपस में टकराएंगी तो वॉल्केनिक इरप्शंस होगा। वॉल्केनिक इरप्शंस होगा प्लस जो है आइसलैंड्स बनेंगे, फेस्टून्स बनेंगे, आर्चिपिलागोस बनेंगे। यहाँ पे कंडीशंस यही हुई कि लावा इरप्शंस हुआ और यही लावा आकर के ऊपर इतना मास लेवल में आकर के जमा हुआ कि दीज आर दी जापानीज आइलैंड्स, दीज आर दी जापानीज आइलैंड। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कन्वर्जेंस ऑफ जापानीज प्लेट्स एंड पैसिफिक प्लेट्स। इस पे जो है हमारे इंपॉर्टेंट कुछ वॉल्केनोज हैं उसके बारे में बातें कर लें। इस कंडीशंस में कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज हैं जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मतलब कि फेमस हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रा कर दूँ या लिख दूँ, अभी लास्ट में मैं एक डायग्राम ड्रा करूँगा जिसमें पूरी वर्ल्ड्स के जितने भी वॉल्केनोज हैं उसको शो करने की कोशिश करूँगा। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं हम फुजियामा, फुजियामा माउंटेन, ये जो है जापान का है। एंड फुजियामा जो है ये हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द जापान। इट इज आल्सो ए सेक्रेट साइट, इट इज आल्सो ए टूरिस्ट साइट। उसके अलावा जो है इट इज लोकेटेड ओवर द हांशू आइलैंड्स नियर 100 to 150 किलोमीटर टू द टोक्यो। टोक्यो इज आल्सो लोकेटेड ओवर द हांशू आइलैंड्स। नेक्स्ट हमारा जो है फुजियामा के बाद कोटोपैक्सी एंड चिम्बोराजो है। कोटोपैक्सी एंड चिम्बोराजो को भी लिख लेते हैं इसी में। कोटोपैक्सी एंड चिम्बोराजो। ये जो कोटोपैक्सी है एंड चिम्बोराजो बोथ आर लोकेटेड ओवर द इक्वाडोर, बोथ आर लोकेटेड ओवर द इक्वाडोर, बोथ आर लोकेटेड ओवर द इक्वाडोर। ये दोनों कहाँ पे हैं? इक्वाडोर में हैं। इक्वाडोर, इक्वेटर पे एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, उसका नाम इक्वाडोर है। इक्वाडोर का कैपिटल जो है क्वेटो है। इक्वाडोर जो है क्वेटो उसका कैपिटल है। और इसी क्वेटो से पास से या उसी के ऊपर से इक्वेटर भी गुजरता है। इक्वाडोर के पास ही में ये आपका कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी ये जो है एक्टिव वॉल्केनो है। कोटोपैक्सी ये एक्टिव है। और ये चिम्बोराजो जो है ये आपका डोरमेंट या एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये डोरमेंट या एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। उसके अलावा जो है चिम्बोराजो के अलावा अल्यूशियन आइलैंड्स, जापानीज वगैरह भी हैं। इसी में पैसिफिक ओशंस में हमारा अगला जो है आपका ये क्या कहते हैं चिली और अर्जेंटीना वगैरह के बॉर्डर पे भी ओजोस डेल सलादो वगैरह हैं। ये भी पीक्स हैं, ये भी वॉल्केनिक नेचर के ही हैं, वॉल्केनिक जो है पीक्स हैं। उसके अलावा जो है अल्यूशियन आइलैंड्स। नेक्स्ट हमारा जो है अल्यूशियन आइलैंड्स हैं। अल्यूशियन आइलैंड के बाद जो है ये क्यूराइल है। क्यूराइल है, कामचटका है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं। क्यूराइल के बाद जो है जापानीज हैं, जापानीज आइलैंड्स वगैरह हैं। ये जो है आपका अल्यूशियन आइलैंड्स, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द अलास्का। अलास्का अगर हम उसका डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे कुछ अगर मान लेते हैं अलास्का है, तो अलास्का में ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे वॉल्केनो ऐसे इसको लटक रहे होते हैं कहीं पे। दीज आर दी अल्यूशियन आइलैंड्स पैसिफिक ओशंस में। उसके अलावा क्यूराइल आइलैंड्स, अगर हम जापान का कुछ इस तरह से होक्काइडो को बनाते हैं, उसके बाद ये हांशू है, तो होक्काइडो को ऊपर अगर हम देखते हैं कुछ इस तरह से क्यूराइल आइलैंड है। उसके अलावा आगे जो है हमारा सस्ता, राइनियर, हुड एंड सेंट हेलेना इन यूएसए। अगला हमारा जो है नेक्स्ट यूएसए की अगर हम बात करते हैं तो उसमें माउंट सस्ता, सेंट हेलेना, माउंट सस्ता, सेंट हेलेना और रेनियर, हुड, रेनियर,
हूड एंड विटने, वाइटने या विटने, ये भी है। माउंट शस्ता, सेंट हेलेना, रेनियर एंड हूड, दीज आर लोकेटेड इन द यूएसए। यूएसए वगैरह में जो आइलैंड्स हैं वो, ये सॉरी आइलैंड्स कह रहा हूँ, ये वाल्केनिक जो पीक हैं या वाल्केनिक एरप्शंस के जो वेंट्स हैं, वाल्केनोज हैं, वो यही हैं। उसके अलावा अलास्का में एक है 10,000 स्मोक इन अलास्का। अलास्का में अगर हम खाली बात करते हैं, इसी पैसिफिक में पड़ता है, तो अलास्का में भी हमारा जो है 10,000 स्मोक, यानी कि साइट है 10,000 ऐसी जहां से स्मोक निकलता रहता है, फिमारोल वगैरह। माउंट ताल, पिनातुबो, मयोबा वगैरह भी हैं, फिलीपाइंस में पाए जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम फिलीपाइंस की बात करें तो उसमें माउंट, फिलीपाइंस की अगर बात करते हैं तो माउंट ताल, ये अभी रिसेंट में इरप्शंस किया था, 2-4 महीने की बात है, उसी में भी जल न्यूज़ में था ये। उसके अलावा जो है पिनातुबो, दूसरा जो है इसमें पिनातुबो, पिनातुबो के बाद नेक्स्ट इसमें हमारा जो है मयोबा, ये भी इंपॉर्टेंट है, मायोबा भी, मायोबा ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि फिलीपाइंस में है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट्स, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट्स, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट्स की अगर बात करें, अगला हमारा टॉपिक्स हो जाएगा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट्स की। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, इट इज आल्सो द कन्वर्जेंस बाउंड्री from South African plates collided to the Europe's, from South Indo-Australian plates collided to the Asia and forms Newfold Mountains, जैसे कि आल्प्स यूरोप में, एटलस अफ्रीका में। उसके अलावा पोंटिक, ये हमारा जो है यहाँ पे पोंटिक जो है टर्की वगैरह, जगरोस वगैरह, इल्बरस, जगरोस, ये हमारा जो है ईरान में। उसके अलावा हिंदू कुश, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, किरथर, सुलेमान रेंज इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिमालय, नेपाल, इंडिया, चाइना। These Himalaya further extended in the Indian Ocean as a Andaman Nicobar Islands, Sumatra, Java, Celeb and Papua New Guinea. Mid-continental belt stretches from Gibraltar to Papua New Guinea. Mid-continental belt stretches from Gibraltar to Papua New Guinea. It stretches from Gibraltar to Papua Guinea, New Papua Guinea. It is the convergent plate boundary. It is the convergent plate boundary where Indo-Australian plates and African plates collided with the Eurasian plates. It is the convergent plate boundary. Both are the continental blocks. Both are the continental blocks. Due to that reason, they welded and forms Newfold Mountains. Some places, at some places, in front of these southern plates means Africa and Indo-Australia.
there were oceanic oceans. There were oceans in front of these southern plates. Some places of the northern blocks या northern plates यानी यूरेशियन plates, there were oceanic parts. When oceanic parts collide with the oceanic blocks, oceanic parts, it forms volcanoes and islands. When only continental block collide, then no subductions will be taken place. Subductions will be taken in case of the density differences. It's mean if continental block is the lighter, so oceanic block is denser. Due to that reason, after collision of the continental and oceanic block, ocean will always subsided underneath the continental block. While if both are having similarities in density, no collision will be taken place. Both will be welded, both will be buckled, crippled and formed. ऐसे आपस में जड़ करके पकड़ करके मजबूती के साथ जो है मिल करके एक कोल्ड माउंटेन्स बनाएंगे जैसे हिमालय का फॉर्मेशन. लेकिन अगर कहीं पे थोड़ा सा हिस्सा ये ओशियनिक है, उस केस में वहां पे आइलैंड्स बनेगा. इंडिया वाली कंडीशंस में हम अगर उसको एग्जांपल के से समझाते हैं, मान लेते हैं कि दिस इज द इंडिया. सपोज दैट दिस इज द यूरेशिया. इंडिया में जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, दीज आर दी ओशियनिक पार्ट्स. ओशियनिक मतलब कि सामने कुछ ओशियनिक था प्लेट, यहाँ पे भी कुछ ओशियनिक हिस्सा था, ओशियनिक प्लेट था. बाकी हिस्सा ये पूरा ये भी कॉन्टिनेंटल है हमारा, ये भी कॉन्टिनेंटल है. यहां से लेकर के यहां तक हम देख रहे हैं, यहां से लेकर के मान लेते हैं यहां तक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल है. तो ये कॉन्टिनेंटल यहां पे लिख दें, ये भी कॉन्टिनेंटल है. जब कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स आपस में टकराए तो दोनों कंडीशंस में क्या होता है, वेल्डिंग होगा यार, वेल्डिंग हो जाएगा. और वेल्डिंग होने का मतलब क्या बनाएगा इन दोनों से मिलकर के, फोल्ड माउंटेन्स, न्यू फोल्ड माउंटेन्स. जब ओशियनिक ब्लॉक से टकराता है तब ओनली और ओनली हमारा वॉल्केनिक इरप्शंस होगा, और दूसरे नंबर पे हमारा आइलैंड्स का फॉर्मेशंस होगा, फेस्टून्स बनेगा, आर्चिपिलागो बनेंगे, आर्क लाइक. फेस्टून्स मतलब आर्क लाइक वॉल्केनोस, जैसे अंडमान निकोबार ये फेस्टून्स है, आर्क लाइक वॉल्केनोस. जावा सुमात्रा गारलैंड शेप, आर्क मीन्स गारलैंड शेप, माला जिसे कहते हैं फेस्टून. ये वॉल्केनिक इरप्शंस क्या, यहाँ पे जो ओशनिक था इसके जो है सदर्न वाले पार्ट्स में, इसके नदर्न पार्ट्स में, इसके कारण यहाँ पे अंडमान निकोबार हुआ, निकोबार, सुमात्रा एंड जावा. उसके अलावा हम चले जाते हैं न्यू पपुआ गिनी. इवन सारे के सारे वॉल्केनिक इरप्शंस अभी भी जो हो रहे हैं वो यहीं पे हो रहे हैं. इन हिमालय नो वॉल्केनोस because of the thickness of the crustal rocks. No volcanic eruptions will be taken place in the Himalayas. हिमालय में कोई भी वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स हैं, दोनों आपस में वेल्ड करके बन गए. यहां इसके साइड में थोड़ा ओशनिक दोनों साइड में रहा होगा, इसीलिए ये आइलैंड्स का फॉर्मेशंस करते हैं और वॉल्केनिक इरप्शंस भी होता है. जैसे जावा, सुमात्रा, अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड्स है, आज भी एक्टिव वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, मतलब एक्टिव वॉल्केनो है ये. सेम कंडीशंस अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये भी व्यूज दी जाती है कि यहाँ पे जो मेडिटेरेनियन ओशन है, ये बीच में कहीं पे मान लेते हैं, ये जो ओशन था, ये हिस्सा, these are the remnants of the Tethys Sea. और
आगे चल करके यहाँ ये पूरे में कंप्लीटली एक तरह से वो था, लेकिन इसमें क्या है कि पहले से एक तरह से मलबा वलबा आकर के डिपॉजिट हो गया। यहाँ पे जो है एक तरह से ओशनिक पार्ट्स रह गया। इस वाली कंडीशंस में अब हम डायग्राम बना लेते हैं अफ्रीकन प्लेट्स का। अफ्रीका का प्लेट थोड़ा इधर गया, थोड़ा सा ये अगर नीचे से भी आया या अपनी जगह कांस्टेंट रहा, इससे टकराने के बाद यहाँ पे ये अगर बीच में जो है ओशनिक ब्लॉक है, ओशनिक मतलब प्लेट्स है, तो यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस होता है। तो मेडिटेरेनियन में ही वॉल्केनिक इरप्शंस है, और प्लस आइलैंड्स थोड़े बहुत पाए जाते हैं मेडिटेरेनियन में, उसका कारण यही है। तो दिस इज आर दी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जिब्राल्टर टू द पपुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट तो मिटा दिया जाए। नेक्स्ट, नो वॉल्केनोज इन हिमालयाज, नो वॉल्केनोज in Himalaya. Why? Because of thickness of crustal rocks of Himalaya. Thickness of crustal rock of Himalaya. हिमालय का क्रस्टल रॉक्स इतना ज़्यादा ऊंचाई तक है, इस वजह से वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाया मतलब बन रहा है। तो ड्यू टू द प्रेशर, क्या कहते हैं, सुपर इनकम्बेंट प्रेशर्स ऑफ द हिमालयाज क्रिएट इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अंडरनीथ रॉक्स या मैग्मा चैम्बर्स। नेक्स्ट वजह क्या हो सकता है, ये क्या है, दूसरा कारण क्या है, बोथ आर दी continental plates. If both are continental plates, it means both will be welded. और जब दोनों वेल्ड हो जाएंगे, they will form new fold mountains, हम हिमालय कहते हैं। तो no volcanic eruptions in Himalayas because of the thickness of the Himalayas, and both are the continental blocks. If two continental block collides, they welded, no volcanic eruptions will be taken place. नेक्स्ट हमारा जो है, इसमें अगर हम बात करते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, तो इसके यहाँ पे वेसुवियस और इटना, ये जो मिड कॉन्टिनेंटल ब्लॉक है, इसके बारे में अगर बात करें तो जो है वेसुवियस, माउंट जो है इटना ETNA, इटना, माउंट इटना इन सिसिली आइलैंड, और जो है स्ट्रोम्बोली, लिपेरियन आइलैंड्स, स्ट्रोम्बोली volcano. Stromboli is known as the lamp of the Mediterranean. Krakatau and Krakatau, भी डायग्राम में हम इसको मैप में दर्शाते हैं हर जगह को। एजियन आइलैंड्स, एजियन आइलैंड्स के बाद हमारा जो है इन एशिया माइनर माउंट अरारत एंड माउंट इल्बरस। एशिया माइनर मतलब टर्की, एशिया माइनर, माउंट अरारत एंड माउंट इल्बरस। माउंट इल्बरस एक्चुअल में जो आर्मीनियन नॉर्थ है वहाँ पे है, जो ये जॉर्जिया वगैरह जो लड़ाई चल रही है अभी उन कंट्रीज़ में है कहीं पे। उसके अलावा जो है एंडीज़ एंड अंडमान निकोबार, इसमें बैरन आइलैंड्स है, बैरन आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार,
ये जो है इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है इन जगहों के जिनके बारे में हमने बातें की। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं, तो ये जो बैरन आइलैंड्स है, इट इज़ लोकेटेड इन अंडमान आइलैंड्स। अंडमान निकोबार में अंडमान वाला जो हिस्सा इसमें लोकेटेड है ये अंडमान आइलैंड्स में, मतलब कि ये लोकेटेड है। तो इसके बारे में बातें कर लें थोड़ा सा बैरन आइलैंड्स के बारे में। तो बैरन आइलैंड्स इज लोकेटेड इन द अंडमान आइलैंड्स ग्रुप इन द नॉर्थ ऑफ द अंडमान, एंड लावा लास्ट स्प्यूड या इजेक्टेड इन 2017 approximate 150 kilometers from the Port Blairs, and no vegetations in the barren islands. Due to that it is known as the barren rock या barren island. barren मतलब जहाँ के कोई चीज़ ना उगती हो। uninhabited, यहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन नहीं है barren islands में। उसके अलावा जो है एक्टिव वॉल्केनो है 1990 में, तो बहुत ज़्यादा इसमें इरप्शंस हुआ था। 2007 में भी थोड़ा बहुत हुआ है, जिसमें स्मोक इसमें कुछ तरह चीज़ें निकली हैं। इंडिया में एक जो है वॉल्केनो और है, वो नारकोंडम है। नारकोंडम भी जो है ये अंडमान ग्रुप में ही है, और ये 2005 में जो है लास्ट टाइम इसमें थोड़ा सा स्मोक वगैरह निकला था। तो नारकोंडम जो है ये भी एक तरह से, बट ये एक्सटिंक्ट में काउंट होता है क्योंकि इससे रेगुलर वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं हो रहा है, ओनली स्मोक वगैरह माइनर या थोड़ा बहुत ऐसे डस्ट वगैरह निकला था नारकोंडम आइलैंड। तो नारकोंडम आइलैंड्स इसको भी लिख देते हैं, ये भी अंडमान ग्रुप में है। नारकोंडम आइलैंड्स, नारकोंडम आइलैंड्स एक तरह से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और नारकोंडम जो है एक बर्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है, हॉर्नबिल। नारकोंडम हॉर्नबिल ये इसके लिए फेमस है। उसके अलावा नारकोंडम आइलैंड्स में 2005 में थोड़ा बहुत स्मोक वगैरह हुआ था। 2005 में थोड़ा बहुत स्मोक वगैरह इसमें हुआ था। तो इस तरह से जो है नारकोंडम आइलैंड्स की अगर हम बात करते हैं, सॉरी आइलैंड्स भी है और वॉल्केनिक इरप्शंस भी हुआ, तो उसका पीक का नाम भी है नारकोंडम है। अंडमान ग्रुप जो है, अंडमान निकोबार ग्रुप है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट पीक जो है ये सैडल पीक्स है। सैडल पीक के बाद सेकंड हाईएस्ट ये नारकोंडम पीक है। नारकोंडम माउंटेन या नारकोंडम पीक ही सबसे सेकंड नंबर की जो है पीक है। दूसरे नंबर की, पहले नंबर पे सैडल पीक है। अब हम आ जाते हैं मिड ओशियनिक रिज बेल्ट, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पे हमारा मिड ओशियनिक रिजेस। मिड ओशियनिक रीजेस, मिड ओशियनिक रीजेस का मतलब क्या है कि इट इज द डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन, इट इज द डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन, here plates move in opposite directions, lava upwellings with rhythm, with the interval of time or in regular. These boundaries are found in mid-Atlantic oceanic ridge, जैसे चैलेंजर वगैरह जो है, it look like S shape. Mid Indian Oceanic Ridge, East Pacific Rise. पैसिफिक में कोई भी मिड रिज नहीं है, ओनली एक राइज है। राइज का मतलब कि रिज ही शेप का है, लेकिन ये ईस्टर्न साइड में है, मिडिल पार्ट में पैसिफिक में नहीं है। ये जो मिड इंडियन ओशन रिज है, इसकी बेस्ट एग्जांपल के तौर पे जैसे हम कह सकते हैं चागोस आइलैंड, और ये सब है। चागोस के अलावा जो है मालदीव वगैरह, चागोस वगैरह, सोकोत्रा चागोस वगैरह का जो ग्रुप है, ये सारा इसी में आ जाएगा। सोकोत्रा एंड चागोस, ये पूरा ऐसे एक्सटेंशन है वाई शेप में। आपने इंडिया में देखा होगा, एक इधर थोड़ा मुड़ जाता है, एक इधर मुड़ जाता है, और बीच बीच में ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई में है, जो सेंट पॉल वगैरह का जो प्लेटू है मिड इंडियन ओशन में। ये जो है मिड इंडियन ओशंस में भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कि वॉल्केनिक नेचर्स के हैं।
इस वाली कंडीशंस को अगर हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू ड्रॉ कर देते, मान लेते हैं ये जो है एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है, ये इस साइड में मूव कर रही है, ये इस साइड में मूव कर रही है प्लेट्स यहाँ पे। ये क्या है, ये लावा अपवेलिंग ऑफ द लावा टेकन प्लेस एंड फॉर्म ए रिज, दिस इज द रिज। ये क्या है, मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज की तरह ऐसे इंडियन ओशन का भी डायग्राम बन जाएगा। इसमें हमारा इंपॉर्टेंट जो है अटलांटिक ओशंस की अगर हम बात कर लेते हैं, उसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो अटलांटिक ओशंस में एक्टिव आइलैंड्स दो हैं मनली, आइसलैंड एंड अजोर। तो नाउ वी विल डिस्कस द अटलांटिक आइलैंड्स। अटलांटिक आइलैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो अटलांटिक आइलैंड्स जो है, इस कॉन्टेक्स्ट में ओनली अटलांटिक के बारे में बातें कर लेते हैं पहले। अटलांटिक आइलैंड ओशन, इसमें एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनोज में नंबर 1 पे जो है आइसलैंड, आइसलैंड, आइसलैंड आइलैंड, ये भी एक आइलैंड है, आइसलैंड भी ये एक्टिव है। एंड अजोर, नेक्स्ट नंबर पे हमारा अजोर आइलैंड है, अजोर आइलैंड है। नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो है डोरमेंट्स और एक्सटिंक्ट्स के अंतर्गत दूसरे जो है डोरमेंट और एक्सटिंक्ट हैं, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। डोरमेंट एक्सटिंक्ट की अगर हम बातें करते हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है मडीरा, असेंशन, सेंट हेलेना, केप वर्डे, कनारी। तो इसमें जो है हमारा मडीरा, असेंशन, सेंट हेलेना, कनारी, केप वर्डे, उसके अलावा जो है कुछ वॉल्केनोज जो है इंपॉर्टेंट हैं वेस्ट इंडीज वगैरह में जो हिस्सा है अटलांटिक में। अटलांटिक का जो आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो आइलैंड्स हैं वो कैरिबियन बोर्ड्स कहलाते हैं। उसमें जो वेस्टर्न है बड़े साइड वाले आइलैंड्स हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं एंटाइल्स, ग्रेटर एंटाइल्स, जैसे क्यूबा वगैरह, जमाइका, क्यूबा, दीज आर दी ग्रेटर एंटाइल्स, हैती। और कुछ ऐसे एक लंबाई में ऐसे एक सीरीज है स्टोन मॉडल या आर्क नुमा, आर्क की तरह बनाते हैं और ऊपर से नीचे नॉर्थ टू साउथ की तरफ इस तरह से एक सीरीज है। ये सारे के सारे लेसर आइलैंड, लेसर एंटाइल्स कहलाते हैं। तो इसी कैरिबियन में या कैरिबियन का पूरा दोनों यानी कंप्लीट हो जाता है, जिसको वेस्ट इंडीज कहते हैं जहाँ की क्रिकेट की टीम है। ये कैरिबियन आइलैंड्स ही है एक तरह से, वेस्ट इंडीज कह लें या क्रिकेट की टीम वाली जो है, और बहुत सारी आइलैंड्स मिल करके एक टीम बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे दूसरी बात एक चीज़ समझने की ये भी है कि ये ग्रेटर एंटाइल्स ये वेस्ट में है और लेसर एंटाइल्स ये ईस्टर्न पार्ट्स में है इसी के। और ये दो सारे के सारे आइलैंड नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो है मैक्सिको जो ओशन है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, उसी में है ये। इसमें जो है हमारा दो आइलैंड ये वॉल्केनिक मतलब इम्पोर्टेंट हैं। एक माउंट पीली जो कि आपका मार्टिनिक आइलैंड्स में है। नंबर 1 पे कैरिबियन की अगर हम बात करते हैं तो कैरिबियन में हमारा जो है माउंट पिली, PELLE पिली, इन मार्टिनिक, मार्टिनिक, माउंट पिली इन मार्टिनिक, ये जो है हिस्सा है लेसर एंटाइल्स का। उसके अलावा जो है सेंट विंसेंट, ये भी लेसर एंटाइल में है, सेंट विंसेंट, ST सेंट एंड विंसेंट, ये भी हमारा जो है सेंट विंसेंट भी लेसर एंटाइल्स में है। उसके अलावा कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं, सॉरी कुछ जो है वॉल्केनोज ऐसे हैं जो कि इंट्राप्लेट्स हैं। तो हमारा ये हो गया मिड ओशनिक रिज। नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो है इंट्राप्लेट्स वाला है, तो इसको हम मिटा करके इंट्राप्लेट्स की बातें कुछ कर लेते हैं। तो अगला हमारा जो है इंट्राप्लेट्स है। इंट्राप्लेट मार्जिन, यानी कि
inside the plate margin. Volcanic eruptions is occurring within the plate. Somewhere the crustal rock is thinner and the superincumbent load is not sufficient to remain intact the melting points. Due to that, lava melted, magma melted at lower temperatures. और वो जब इतना ज़्यादा मेल्ट होकर के पिघल जाता है तो वो बर्न होकर के यकायक प्रेशर बनाता है, वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाता है, गैसियस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है कभी कभी, और वहाँ की राख जहाँ की पतली है उसको हटा करके वॉल्केनिक इरप्शंस कर देता है। ऐसी वाली कंडीशंस को हम कहते हैं इंट्राप्लेट मार्जिन। इंट्राप्लेट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो दीज आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर, दीज आर फाउंड इन इनसाइड द प्लेट्स located away from the margins. These are located away from the margin. Best example is Hawaiian Shield. Hawaiian Islands. Hawaiian Islands या Hawaiian Shields. Hawaiian Islands में अगर हम बात करते हैं तो ये बेस्ट एग्जाम्पल्स है। उसके अलावा जो है कोलंबिया प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया, पराना प्लेटू ऑफ ब्राज़ील, उसके अलावा जो है कोलंबिया प्लेटू, पराना प्लेटू, स्नैक प्लेटू, कोलंबिया प्लेटू ही उसका एक्सटेंशन है। उसके बाद डेक्कन प्लेटू या डेक्कन ट्रैप, डेक्कन प्लेटू एंड डेक्कन ट्रैप्स एंड ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की बात कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। इट एलिनिएटेड मेडागास्कर फ्रॉम द mainland of the Africa. The fault created in such a manner that eliminated, that alleviated, that removed a patch of the land known as the Madagascar Island. This fault extended northwards in the eastern parts of the Africa and divided and formed the Red Sea. Red Sea is also parts of the East African Rift Valley. This Rift Valley further extended northward up to the Dead Sea in Israel. Jordan River is also part of this Rift Valley. Through the diagram, through the maps, we can explain it very easily. Now we will try to explain it. The Rift Valley of Africa. ये वाला हिस्सा हमारा जो है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की बातें करें अगर हम, तो इट फर्स्ट ऑफ ऑल alleviated the Madagascar. It is Madagascar. यहां से अगर ये स्टार्ट होता है और ऐसे जो है ये रेड जो हमने लाइन बनाई, ये सारा का सारा मान लेते हैं कि रिफ्ट वैली है अफ्रीका का। यहाँ पे इसको मान लिया जाए डेड सी है, कहीं पे डेड सी है, और उसके ऊपर जो है आपका जॉर्डन रिवर है, रिवर जॉर्डन है ये वाला, ये रेड सी भी है,
ये रेड सी को भी एक तरह से अलग करता है, और ईस्टर्न अफ्रीका में ऐसे पूरा का पूरा ये मेडागास्कर आइलैंड्स है, इसी को हम रिफ्ट वैली कहते हैं। तो ये अफ्रीका में जो इंपॉर्टेंट है रिफ्ट वैली में माउंट किलिमंजारो और माउंट क्या कहते हैं कीनिया, इसके अंतर्गत जो हमारे वोल्केनोज में आएगा माउंट कीनिया और क्या कहते हैं किलिमंजारो एंड कीनिया। किलिमंजारो किलिमंजारो ये इन तंजानिया एंड माउंट कीनिया ओवर इक्वेटर नियर इक्वेटर्स इन कीनिया कंट्री। ये किलिमंजारो जो है ये आपका तंजानिया में है, ये इसी पे है, इसी की वजह से रिफ्ट वैली की वजह से ये वॉल्केनिक एरप्शंस हुए थे। ये जो किलिमंजारो है ये एक्टिव वॉल्केनो में आएगा, किलिमंजारो ये एक्टिव वॉल्केनो है। उसके अलावा अफ्रीका में और भी वॉल्केनोज हैं, जैसे इल्गोन वगैरह भी यहीं पे कहीं पे ऊपर पड़ेगा इसी के। अब हम आ जाते हैं अगला हमारा टॉपिक जो है, ये टॉपिक्स एंड हो गया, और इसका हम डायग्राम से एक बार एक्सप्लेन कर दें, पूरे वर्ड्स का डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं स्पेस कम होने के कारण, लेकिन तब भी इसको हम ड्रॉ कर देंगे। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दीज इंफॉर्मेशंस थ्रू ए सिंगल डायग्राम्स दैट विल बी मोस्ट betterful for the students in UPSC and PCS mains exams, whether they are writing optional or GS paper of the geography. So suppose that मान लेते हैं हम अगर यहाँ से दिस इज द इसमें जो है पहले नंबर पे हम मेडिटेरेनियन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो मेडिटेरेनियन में हमारा जो है इटना और जो है क्या कहते हैं स्ट्रोम्बोली, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर एक आइलैंड्स हम बना लेते हैं, इसको रेड कलर से बनाया जाए, ये वाला जो आइलैंड्स हमारा मान के चलते हैं कि इटना है, इटना पे ये माउंट इटना यहाँ पे कहीं पे ये सिसिली आइलैंड्स है, सिसिली आइलैंड्स का नाम है। ये अंडर द सॉवरेंटी ऑफ द जो है इटली के अंदर आता है, और इसी के ऊपर लिपारी आइलैंड है, इसी के जस्ट ऊपर लिपारी आइलैंड्स है जिसमें स्ट्रोम्बोली। ये जो है यहाँ पे ये वाला आइलैंड जो है लिपारी आइलैंड्स है, लिपारी आइलैंड्स। इस लिपारी आइलैंड्स में हमारा इसके अंदर जो है क्या है स्ट्रोम्बोली है, स्ट्रोम्बोली, इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन भी कहते हैं, क्योंकि ये रेगुलर 63 मिनट के बाद अप्रोक्सीमेट इसमें वॉल्केनिक एरप्शंस होता रहता है। उसके अलावा जो है विसूवियस भी है, ये जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे रोम अगर कहीं पे है तो उसी के नीचे जो है यहाँ पे पोम्पई शहर है, वहाँ पे विसूसियस है, माउंट विसूसियस, ये भी वॉल्केनिक एरप्शंस है, विसूवियस वाला भी है। उसके अलावा यहाँ पे कहीं पे माउंट अरारत है, अरारत यानी कि ये टर्की में कहीं पे पड़ेगा। उसके आगे थोड़ा सा जाएंगे तो माउंट इल्ब्रस है, जो कि आर्मीनियन नॉट्स वगैरह में कहीं पड़ता है। उसके अलावा फर्दर जो है ये वाला जो ये अटलांटिक ओशंस है, अटलांटिक ओशंस में हमारे जितने भी आइलैंड्स हैं उसके बारे में बात करें तो आइलैंड्स अजोर, मडीरा, कनारी, यहाँ पे कहीं पे आई हमारा जो है आइसलैंड है। उसके बाद जस्ट नीचे जो है अजोर, उसके बाद जो है अजोर, अजोर के बाद कनारी, कनारी के बाद जो है हमारा अजोर के बाद मडीरा है। थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे एक ऐसे मडीरा है, मडीरा, मडीरा के बाद कनारी, कनारी के बाद हमारा जो है केप वर्डे,
ये जो केप वर्डे थोड़ा यहाँ पे आकर के थोड़ा स्पेस दे दें, यानी कि गलत हो गया ये। हाँ, यहाँ पे हमने पहले नंबर पे अजोर बनाया था। अजोर के बाद हमारा जो है मडीरा है। मडीरा के बाद हमारा जो है कनारी है। कनारी के नाम पे जो है ये कोल्ड करंट भी है, जो ऊपर से इधर से नीचे की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती है। यहाँ पे हमारा जो है केप वर्डे है। केप वर्डे के बाद जो है असेंशन और सेंट हेलेना। ये अफ्रीका, अगर मान के चले अफ्रीका को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, तो अफ्रीका के साइड में, एक अटलांटिक में इस साइड में कहीं पे हमारा जो है ये यहाँ पे असेंशन होगा, और उसके नीचे जो है सेंट हेलेना। ये सारे के सारे वॉल्केनिक नेचर्स के हैं और इसको जानना जरूरी है। बोथ आर अंडर द सॉवरेंटी ऑफ द यूके। उसके अलावा जो है अफ्रीका की अगर बात करें तो माउंट कीनिया, माउंट किलिमंजारो, इल्गोन। अफ्रीका में अगर हम बातें करें तो यहाँ पे कहीं पे इक्वेटर के ऊपर एग्जैक्टली जस्ट नीचे, थोड़ा सा इक्वेटर से टच करते हुए ये कीनिया है। उसके नीचे कहीं पे किलिमंजारो है। यहाँ पे कहीं पे इल्गोन है। ये सारे के सारे रिफ्ट वैली का हिस्से हैं। यहाँ पे कहीं पे कैमरून है। यहाँ पे कहीं पे कैमरून है। उसके अलावा अब हम यूएस और उसकी बातें कर लेते हैं। ये जो हमारा कैरिबियन है, कैरिबियन में ये लेसर एंटाइल्स में यहाँ पे कहीं पे हमारा माउंट पीली जो है और सेंट विंसेंट है। ये जो है हमारा माउंट पीली और उसी के नीचे जो है सेंट विंसेंट है। ये सारे के सारे लेसर एंटाइल्स में है दोनों, माउंट पीली जो है और सेंट विंसेंट जो है। उसके अलावा जो है हमारा इन हिमालय नो आइलैंड्स, नो वॉल्केनिक इरप्शंस। उसके अलावा जो है अब यूएस की और इसकी क्या कहते हैं साउथ अमेरिका की बातें करें, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो यूएस और साउथ अमेरिका की अगर हम डायग्राम को फिर से ड्रा कर लेते हैं, यूएस और साउथ अमेरिका, मान लेते हैं कि ये यूएस का ये वाला हिस्सा जो है इस तरह से यूएस को हमने कुछ ड्रॉ किया, और उसके अलावा साउथ अमेरिका का जो है इस तरह से कुछ ड्रॉ करते हैं। यूएस में 2-3 आइलैंड, ये वॉल्केनोज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें जो है रेनियर, हुड, शस्ता, विटनी। रेनियर आई थिंक से जो है थोड़ा ऊपर है, ये कनाडा वाले साइड में, रेनियर या बॉर्डर में रेनियर, हुड, उसके बाद शस्ता एंड वाइटनी, इसी के जस्ट नीचे वाइटनी। ये पीसीएस वगैरह भी पूछता रहता है या पूछ चुका है। वाइटनी जो है माउंटेन्स या माउंटेन पीक, ये जो है आपका कहाँ पड़ता है, ये अमेरिका में पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। उसके अलावा कोटोपैक्सी है। यहाँ पे कहीं पे ये जो साउथ अमेरिका में इक्वेटर है, यहाँ पे कहीं पे कोटोपैक्सी है। यहाँ नीचे आएंगे थोड़ा सा, इसी के साउथ अमेरिका मान के चलिए, ये अगर साउथ अमेरिका है कुछ, तो यहाँ पे कहीं पे ये ओजोस डेल सलादो वगैरह पड़ेगा आपका, अकोनकागुआ और ओजोस डेल सलादो, ये भी पीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है ये एशियन साइड में अगर हम बात करते हैं, एक पार्ट हमारा रह गया है, जैसे कि एशियन साइड्स में की जो यानी कि क्यूराइल उराइल है, तो ये अल्यूशियन आइलैंड्स है, कामचटका पेनिनसुला। उसके अलावा क्यूराइल आइलैंड्स ऑफ जापान, जापान इटसेल्फ, फिलीपाइंस, और उसके नीचे न्यूजीलैंड तक, ये सारा का सारा पैसिफिक ओशन में भी वॉल्केनिक इरप्शंस रेगुलर होता रहता है। नेक्स्ट हमारा इम्पैक्ट्स ऑफ द वॉल्केनोस हैं। इस टॉपिक को यहीं एंड देते हैं और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट्स ऑफ द वॉल्केनोस या वॉल्केनिक इरप्शंस। जस्ट लाइक अदर थिंग in other examinations like UPSC and PCS, and it's may be asked in the we can say the essay writings also. So we have know the positive impacts as well as the negative impacts. So first of all, we will discuss the negative impacts. Later we will discuss the positive impacts of the
वॉल्केनोस। तो पहले नंबर पे हम जो है यहाँ पे इसकी बातें करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स की। वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो लावा का, मैग्मा का जो टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेट 600 से लेकर के 1200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। जब 600 से 1200 सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर होगा तो ये आसपास के जो भी होंगे सबको इसको बर्न कर देगा। व्हेन टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 600 to 1200, it will burn, it will devastate all the surrounding rocks, all the surrounding agriculture, forest, natural vegetations, and the settlements, urban and rural. So it will destroy the surrounding areas up to which it having the influences. जब लावा इरप्शंस होगा और अगर उसका टेम्परेचर 600 से लेकर के 1200 डिग्री टेम्परेचर तक हो तो क्या करेगा, आसपास के एरियाज को डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ लिख सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ द लावा इज इन बिटवीन 600 to 200। नंबर 1 पे नेगेटिव इम्पैक्ट में लिखा जाए, नंबर 1 पे नेगेटिव इम्पैक्ट में लिखा जाए टेम्परेचर ऑफ लावा ranges in between 600 centigrade to 1200 centigrade। इट अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो इट डिस्ट्रक्ट क्रिएट द डिस्ट्रक्शंस एंड डाइवर्सिटी एग्रीकल्चर। इट डिस्ट्रॉय ह्यूमन सेटलमेंट्स, loss of life, natural vegetations, and burn the surrounding forests, wildlife also affected by these volcanoes। नेक्स्ट पॉइंट्स है, नेक्स्ट पॉइंट्स में हमारा टेम्परेचर ये इंपैक्ट में होगा। इट रिलीजेस hazardous gases like sulfur dioxide, sulfur dioxide, carbon dioxide, hydrogen fluoride, like sulfur dioxide, carbon dioxide, hydrogen sulfide, and hydrogen fluoride, and hydrogen fluorides, which in turn causes acid rain and global warming as well as ozone depletion. It releases hazardous gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, hydrogen fluorides, which in turn causes acid rains and air pollutions, global warming, ozone depletion, and air pollution। ये अगर अननेसेसरी ऐड होता रहेगा हमारा CO2 तो ग्लोबल वार्मिंग करेगा, क्लाइमेट चेंजेस होंगे। अगर ये सारे के सारे ये सल्फर डाइऑक्साइड्स वगैरह कितना ज़्यादा, ये एक तो एसिडिक है, इसके कारण जो है एसिड रेन भी हो सकता है। उसके अलावा हमारा जो है
ये ग्लोबल वार्मिंग यानी टेम्परेचर जो है ये बढ़ा देगा। ओजोन डिप्लेशन, ये सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन फ्लोराइड्स वगैरह ये कभी कभार इरप्शंस हो करके इतनी ज़्यादा हाइट में चले जाते हैं कि ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं। और एरोसोल्स ऑफ दीज सल्फर विल डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर्स। ये जो है इसके एरोसेल का मतलब कि ये बारीक बारीक कण जो कि सॉलिड पार्ट्स हो, इसके सल्फर के, कार्बन्स के, कार्बन डाइऑक्साइड्स के, ये काफ़ी ऊंचाई में चले जाते हैं और यही सल्फर, यही हाइड्रोजन, यही क्लोराइड्स वगैरह ऊपर जा करके स्ट्रेटोस्फीयर में तैरने लगते हैं, जिसके कारण ओजोन लेयर को भी ये डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने बात कही नंबर 1 पे एसिड रेन की बात कही। ये एसिड रेन इसके कारण हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग इसके कारण हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है इसके कारण एयर पॉल्यूशन हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है क्लाइमेट चेंज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशंस। क्लाइमेट चेंज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशंस, क्लाइमेट चेंज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशंस अगला पॉइंट हमारा है ना। इट causes climate change for short duration। क्लाइमेट मतलब कि थोड़े समय के लिए क्लाइमेट चेंज भी हो जाता है इसके कारण, जिसको स्मॉल आइस एज भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल आइस एज। होता क्या है कि जब लावा इरप्ट होता है, जो ये पोम्पियाई वाली जो बात है, विसूवियस वाली लावा है, ये 78, 79 या मतलब 80 और 70 की दहाई में, मतलब 80-70 दहाई का मतलब कि 70 से लेकर के 80 AD, ये जब क्रिश्चियन इरा स्टार्ट हुआ था उसकी स्टार्टिंग के दिनों की बात है। ये क्या है कि ये जो रोम है, रोम के नीचे यानी इटली में रोम है, रोम के नीचे जो है पोम्पियाई एक सिटी है, वहाँ पे विसूवियस वॉल्केनिक इरप्शंस हमने अभी दर्शाया था मैप में। वहाँ से वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ 70 से 80 की दहाई के बीच में कभी, और इतने ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ कि आसपास के एरियाज़ में पूरा का पूरा ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, एरोसोल्स, डस्ट पार्टिकल्स और ऐश वगैरह स्प्रेड हो गया एटमॉस्फेयर में। इतना मास लेवल में अगर एटमॉस्फेयर में ये स्प्रेड हो जाएगा तो जो सन्स रेज है वो ज़मीन तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। जब सन्स रेज ज़मीन तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, इसका मतलब कुछ को तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को ऊपर से ही रिफ्लेक्ट करके एटमॉस्फेयर में भेज देगा। तो नीचे का जो एटमॉस्फेयर है या ज़मीन है वहाँ तक सन्स की रेज नहीं पहुँच पाएंगी, जिसके कारण टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो सकता है या हो जाएगा कि आइस जो है बन जाएगा। और जब ये आइस बनने लगे, इवन कि पोलर एरियाज से आइस का एक्सटेंशन, ग्लेशियर का एक्सटेंशन ये इक्वेटर एरियाज में होने लगे या हो जाएगा, ऐसी कंडीशंस में इसको कहा जाएगा स्मॉल आइस एज। इवन कि ये भी कहा जाता है कि 1883 में कराकटाओ आइलैंड से जो वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ था, ये वॉल्केनिक इरप्शंस ये जावा और सुमात्रा के बीच में जो सुंडा स्ट्रेट है वहाँ पे एक आइलैंड से कराकटाओ पूरी की पूरी आइलैंड से बस्ट होकर के एटमॉस्फेयर में उड़ गई थी, और इतना ज़्यादा धुंध पूरे ऑस्ट्रेलिया तक, इंडिया तक, उधर अफ्रीका तक फैल गया था कि कई दिनों तक सूरज नहीं दिखा, जिसके कारण टेम्परेचर डाउन हो गया था। तो इसके कारण क्या है कि क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है कम समय के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा डस्ट एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। इट काजेज क्लाइमेट चेंज फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन व्हेन लावा इरप्ट्स, ejects, it spreads solid particles, aerosols and pyroclasts, dust, ashes. These spread in the atmosphere. They create the obstacles for incoming short-wave solar radiations. Either they return back reflected these radiation in the space again or absorb
these radiations, but little bit radiations will reach these sun's rays या insolations या sun's rays reach to the earth. These rays will increase the temperature of the earth, but almost they covered the earth in such a manner little bit sun's rays can reach to the earth. Due to this phenomena, temperature of the earth will decrease. If temperature of the earth will decrease and it will remain in the decreasing orders, glaciers of the polar areas will start spreading toward the equator. If glaciers spread toward the equator, then we can say ice age is knocking over at our door, and in other words we can say small ice age. नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स है origin of the tsunami. It also causes origin of the tsunami. जैसे कराकटाव वाले आइलैंड्स वाली कंडीशंस में सुनामी आया था एक बार. It also causes origin of सुनामी. इसके कारण आ सकता है या आया था. उसके अलावा एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एयर ट्रैफिक. नेक्स्ट पॉइंट्स है एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एयर ट्रैफिक. इट reduce the visibility. Due to that adverse impact on the air traffic, यानी ये एटमॉस्फेयर में विजिबिलिटी को इतना ज़्यादा यानी दिखता नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा डस्ट पार्टिकल वगैरह एटमॉस्फेयर में ये फैल जाता है, जिसके कारण ये दिखता नहीं है, तो ये क्रिएट करता है. अच्छा, उसके अलावा जो है अब हम कुछ बातें कर लेते हैं. यानी कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है, तो इसको हम मिटा देते हैं. पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बारे में बातें करें. नंबर सी पे क्या है हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स. पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में नंबर एक पे क्या है, इट क्रिएट्स फर्टाइल लैंड फॉर्म्स. तो नंबर एक पे क्या है ये, इट क्रिएट्स फर्टाइल लैंड फॉर्म्स, plains and plateaus. It creates fertile land tracts, fertile soil for cultivations and orchards वगैरह. for cultivations and orchard for the farmings and orchards वगैरह. यानी बागबानी के लिए, खेती के लिए ये सॉइल को उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं. बेस्ट एग्जांपल के तौर पे इसको हम कह सकते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू. ये जो है बहुत ही मिनरलाइज सॉइल है, क्योंकि ये वॉल्केनिक लावा जो है इरप्ट होकर के नीचे से आई, तो काफ़ी मिनरल अपने साथ लेकर के आई होगी. ये ब्लैक वॉल्केनिक रिगर सॉइल भी इसको कहते हैं. उसके अलावा अगला इम्पैक्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा जो है हो जाएगा वोल्केनिक कोन्स लेटर फॉरेस्टेड. जो वॉल्केनिक एरप्शंस होता है या लावा अगर बाई जब फैल जाए या कोन बना दे, जो भी कंडीशंस हो, तो वहाँ पे बाद में पेड़ पौधे लग जाते हैं और एक तरह से ग्रीनरी काफ़ी बढ़ जाती है. उसके अलावा मेटलिक और मिनरल्स वगैरह को भी सरफेस तक लाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट्स हमारा जो है इट ब्रॉट metallic
minerals, metallic minerals near to surface and over the surface. जब वॉल्केनिक एरप्शंस होता है, लावा नीचे से आती है, तो क्या है कि बबल्स ऑफ वेपर्स, बबल्स ऑफ गैसेस, बबल ऑफ स्टीम, बबल ऑफ वाटर्स एंड मोल्टेन रॉक्स brought through the capillaries, through the spaces, pore spaces of the rocks toward the earth's surface. Sometimes these deposited below the surface, sometimes these deposited over the surface. These are highly mineralized rocks. Later we can mine these rocks and can use for other purpose. कभी कभार लावा नीचे से निकल करके आता है और इस तरह से जैसे कि कोई बबल होता है, इस तरह से कॉपर वगैरह का बबल बन जाए, यानी कि जिस तरह से ये बुलबुले होते हैं, और उसी का आकर के जो स्पेसेस होते हैं रॉक में, यानी सरफेस जमीन के अंदर, यानी कि जहां हम रहते बसते हैं उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आकर के कभी कॉपर्स के मिनरल्स आके डिपोजिट कर दिए, कभी डायमंड्स यानी कार्बन जो है वो ला करके डिपोजिट कर दिया, और उसी से हम माइनिंग कर करके मिनरल निकालते हैं। तो ये रॉक को मिनरलाइज करती है, कभी मिनरल ला के सरफेस के ऊपर जमा करती है, कभी सरफेस के भीतर भी जमा करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है किम्बरलाइट रॉक्स ऑफ साउथ अमेरिका। किम्बरलाइट रॉक, जो भी डायमंड है वो ओनली और ओनली किम्बरलाइट रॉक से ही निकलता है। किम्बरलाइट रॉक क्या है? ये वॉल्केनिक रॉक है, ये इग्नियस रॉक है। जब लावा नीचे से निकल करके आता है और उसी लावा के साथ अगर कार्बनिक सब्सटेंसेस, कार्बनिक मिनरल अगर निकल करके ऊपर की तरफ आए और उसी बाद में वो कूल हो जाए, तो उस रॉक्स को कहते हैं किम्बरलाइट रॉक्स, और उसी में डायमंड्स पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि वाटर इन द विसिनिटी ऑफ दीज वॉल्केनिक एरप्शंस इज हीटेड and starts flowing hot springs. Water in the vicinity of these volcanic eruptions get heated and starts flowing as a hot springs. आसपास के जो एरियाज होते हैं वहाँ से जब ये लावा निकलता है तो क्या है कि कभी कभार ये इतना ज़्यादा हीटेड हो जाता है, और हीट होने के बाद ये स्प्रिंग की तरह, यानी कि जैसे वाटर स्प्रिंग या गीजर वगैरह की तरह ये फ्लो करता है सरफेस पे। अगला पॉइंट हमारा इसके अंतर्गत है, the heat of the volcanic eruptions can be used for the geothermal electric generations. The heat of these volcanic eruptions is also used for the generating of geothermal electricity. The heat of these volcanoes are used for generating, the heat of these volcanoes are used for generating geothermal electricity. फॉर एग्जाम्पल, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है पैदा हो रही है आजकल यूएसए, रशिया, और उसके अलावा यूएसए, रशिया, जापान, इटली, न्यूजीलैंड, मैक्सिको। यूएसए, रशिया, जापान, मैक्सिको एंड इटली। यूएसए, रशिया, जापान, मैक्सिको एंड इटली। इंडिया में भी दो जगहों पे ये काम स्टार्ट हो चुका है, एक पूगा वैली इन लद्दाख और एक मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। तो पूगा वैली इन लद्दाख, वहाँ से भी जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूज मतलब बनने लगा है। पूगा वैली इन लद्दाख। नेक्स्ट नंबर पे जो है मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, वहाँ से भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू हो गया है। अब अगला हमारा जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स है वो गीजर्स, हॉट स्प्रिंग्स, फ्यूमारोल्स एंड सोलफटारा। अगला हमारा जो टॉपिक है इससे रिलेटेड गीजर, हॉट स्प्रिंग,
geysers, hot spring, fumarole and solfatara. अब इसके बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, मुश्किल से 15 मिनट और लगेगा। गीजर, हॉट स्प्रिंग्स, फ्यूमारोल्स एंड सोलफटारा, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस हैं, सिमिलर एक कैरेक्टर्स है, एक मतलब कि एक फेनोमेना है। इसमें होता क्या है कि अर्थ के भीतर से जब वॉल्केनिक एरप्शंस होता है तो उसी वॉल्केनिक एरप्शंस होने से कभी पहले कभी बाद में या कहीं पे लावा का इरप्शंस नहीं हो पाया तो भी ऐसा होता है कि वहाँ से या तो स्मोक यानी धुआं या स्टीम यानी कि भाप या वेपर यानी कि जलवाष्प या गैसेस वगैरह रिलीज होते रहते हैं। जिस तरह से वॉल्केनिक एरप्शंस होता है सिमिलर ऐसे ही या तो स्टीम या तो यानी कि भाप गैसेस वगैरह रिलीज होते हैं, उन्हीं को कभी गीजर या वाटर या वाटर वेपर और उसको हॉट स्प्रिंग, फ्यूमारोल्स और सोलफटारा ये अलग अलग नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके काजेस क्या हैं, क्या वजह है फॉर्मेशंस के, इसके तो हम फॉर्मेशंस के कारण पढ़ते हैं पहले नंबर पे। इसमें होता क्या है कि वाटर पेनिट्रेट इनसाइड द अर्थ इनटू द पोरस रॉक्स। इसका काजेस क्या है, क्यों इसका फॉर्मेशंस होता है, क्यों ये बनते हैं, तो इसमें नंबर 1 पे हम लिखते हैं वाटर पेनिट्रेट्स into the porous rock these water subjected to heat subjected to heat by subjected to heat by molten magma molten magma और volcanic lava sometimes लावा और मैग्मा heated the surrounding gases and waters कभी कभार होता क्या है कि जो रेनफॉल हुआ या मेल्टेड वाटर्स है ये ज़मीन के भीतर पेनिट्रेट कर जाता है और जब ये कांटेक्ट में आता है किसके, ये मोल्टेन मैग्मा के या मैग्मा चैम्बर के, वॉल्केनिक लावा के, तो इट्स गेट हीटेड, ये इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन क्या है, इसमें और लिख देते हैं, और या तो ये कंडीशन होती है या तो ये होती है कि समटाइम्स lava or magma heated the surrounding gases and water. Sometimes lava and magma heated in the vicinity of its gases and waters. When these gases and waters, when these gases and water heated become lighter, finally increase the volume, and
exerted pressure and exerted pressure from beneath the earth to the overlying rocks and starts flowing hot water and gases and vapors and vapors and vapors होता क्या है कि कभी कभार बारिश का पानी या बर्फ के पिघला हुआ पानी जमीन के भीतर चला जाता है। जमीन के भीतर जब चला जाता है तो वो मोल्टन मैग्मा या लावा जो बहुत ही ज्यादा हीटेड है उसके कांटेक्ट में आता है। एक कंडीशन है। कभी कभार क्या है कि लावा जमीन में नीचे से निकल करके आता है और उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो एक्वेफर की होती है। एक्वेफर का मतलब कि जो टेबल वाटर है, ग्राउंड टेबल है या जो है ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर जब उसके कांटेक्ट में आएगा मैग्मा के तो वो इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और वो या तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है या वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा हीटेड रहता है। वाटर ही लिक्विड फॉर्म में ही तीनों कंडीशन हो सकती है, यानी कि वेपर हो जाए या गैस रहे या वाटर हो जाए। वेपर मीन्स स्टीम। यकायक वहां का सराउंडिंग एरियाज का जमीन के भीतर जो है उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है। जब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वो प्रेशर ऊपर की तरफ एक्सर्ट करेगा, डालेगा। जब प्रेशर ऊपर की तरफ एक्सर्ट करेगा तो जो थोड़ा सा क्रेक होगा, फॉल्ट्स होगा या जहां से पहले से वेंट रहा है यानी कि जो पाइप है जहां से वॉल्केनिक इरप्शन हो चुका है वहीं से दोबारा ये सब निकलना शुरू हो जाएगा। या कहीं पे अगर कमजोर रॉक है, थिन लेयर है, तो भी वहां से हॉट वाटर या एक तरह से स्प्रिंग वाटर या कह सकते हैं गैसेस या एक तरह से वेपर रिलीज होना शुरू हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं गीजर्स, हॉट स्प्रिंग्स, फ्यूमारोल्स एंड सोल्फटारा। ये इसके काजेस हो गए। अब अगला चीज़ हम अगला स्टेप पढ़ते हैं इसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल गीजर्स। तो सीक्वेंस वाइज हम सबको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पे हमने जो है हम पढ़ते हैं गीजर को, उसके बाद हॉट स्प्रिंग को, उसके बाद फ्यूमारोल्स को। नंबर 1 पे हमारा जो है गीजर है। गीजर्स, फाउंटेन्स ऑफ हॉट वाटर, फाउंटेन्स ऑफ गीजर्स का हम क्या कह सकते हैं? फाउंटेन्स ऑफ हॉट वाटर या स्पाउट्स ऑफ द हॉट वाटर with explosion। It spouts hot waters, it spouts या इट्स pour मतलब उगलना, निगलना, निकालना बाहर। It spouts hot water, it spouts hot waters and vapor from time to time, and vapor from time to time, and vapor from time to time. Temperature ranges between 75 to 90 Celsius. It may exceed 100 centigrade। 100 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा इसका टेम्परेचर हो सकता है। दोनों कंडीशंस हो सकती है। इट में एक्सीड 100 सेंटीग्रेड। अगला कंडीशन इसमें क्या है? ऑल द मेजर गीजर्स आर कन्फाइंड इन 3 मेजर एरियाज। दुनिया के जितने भी गीजर्स हैं वो सारे के सारे 3 एरियाज में पाए जाते हैं। तो नंबर 1 पे हम लिख सकते हैं आइसलैंड्स। आइसलैंड्स के बाद दूसरे नंबर पे जो है रोटोरुआ, नॉर्थ आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड। नेक्स्ट नंबर पे जो है रोटोरुआ इन नॉर्थ आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड। नेक्स्ट नंबर पे
ओल्ड फेथफुल गीजर ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क। नेक्स्ट जो है ओल्ड फेथफुल गीजर ऑफ येलो नेशनल येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क में जो है, तो नंबर 1 पे हमने लिखा आइसलैंड। सबसे ज्यादा गीजर जो है ये आइसलैंड में, रोटोरुआ इन नॉर्थ आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड, और ओल्ड फेथफुल गीजर्स ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क ये यूएस के सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट्स में पाया जाता है, या वेस्टर्न यूएस का जो हिस्सा है वहाँ पे एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क। दिस इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का पहला ये नेशनल पार्क जनरली माना जाता है कि यही है। वहाँ पे एक गीजर है उसी नेशनल पार्क में, उसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर। जनरली ये इंटरवल के साथ इससे वाटर का मतलब कि वाटर का इरप्शंस होता है। अगला हमारा टॉपिक्स है गीजर के बाद जो है, गीजर के बाद हॉट स्प्रिंग्स। अगला हमारा जो है हॉट स्प्रिंग है। नेक्स्ट हमारा जो है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग की अगर हम बातें करते हैं तो pouring of the geothermally heated groundwater that rises from the earth crust। इसमें लिख सकते हैं हम pouring of geothermally heated water from the crust। pouring of geothermally heated water from the crust, यानी कि वाटर राइजेस फ्रॉम द सरफेस विदाउट एनी एक्सप्लोजन। यहाँ लिख सकते हैं कि अगला पॉइंट, वाटर राइजेस फ्रॉम सरफेस विदाउट एक्सप्लोजन। हॉट स्प्रिंग की बात क्या है कि जियोथर्मली हीटेड, यानी कि जमीन के भीतर के अंदर वाटर जो है वहां के अंदर हीट के कारण, प्रेशर के कारण वो इतना ज़्यादा हीट हो जाता है, बहुत लाइट हो जाता है कि ऊपर की तरफ आसानी से क्वाइट और काम के साथ निकलने लगे, रिसने लगे, बहने लगे। यार यहाँ पे क्या चीज़ है कि वाटर राइजेस फ्रॉम द सरफेस विदाउट एक्सप्लोजन। कोई एक्सप्लोजन इसमें नहीं होता, उसमें काफ़ी प्रेशर के साथ होता है गीजर में वाटर जब निकलता है। गीजर में एक्सप्लोजन भी हो सकता है, गीजर में वेपर भी निकल सकता है। इसमें वाटर ऐसे रिस करके आराम से ऐसे फ्लो करके बहता रहता है, इसमें ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, एक्सप्लोजन नहीं होता। These waters are contains dissolved minerals। These waters contains dissolved mineral। ये जो वाटर इससे निकलता है, these water contain dissolved minerals which is used for medicinal purpose। ये वाटर जो नीचे से निकल करके आया हाईली मिनरलाइज होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मिनरल का मतलब कि एक तरह से सल्फर की क्वांटिटी या कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। जब इसमें सल्फर की कंटेंट या क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होता है तो ये जो स्किन डिजीजेज होती हैं उसको क्योर करने में ये काम आता है। तो जहाँ जहाँ पे इंडिया में भी ये हॉट स्प्रिंग्स है वहाँ पे लोगों ने कुटीर डाल रखी हैं, कुछ बाबा बैठ गए और लोगों ने उसको सैक्रेड प्लेसेस घोषित कर दिया, यानी उससे लोगों का इलाज होने लगा। क्योंकि ये वाटर सल्फर वगैरह का इसमें मिक्सचर रहता है, एक तरह से डिजॉल्व रहता है, जो कि स्किन डिजीजेस के लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, आइसलैंड हैज़ थाउजेंड्स ऑफ द हॉट स्प्रिंग्स। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं
Iceland has thousands of हॉट स्प्रिंग। तो इस वाली कंडीशंस में आइसलैंड में सबसे ज़्यादा हॉट स्प्रिंग्स हैं। अगला हमारा जो है डिफरेंस बिटवीन गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। अगला हमारा टॉपिक्स है डिफरेंस बिटवीन गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। तो हम मिटा देते हैं। यहां से लिखा जाए डिफरेंसेस या डिफरेंस बिटवीन गीजर एंड हॉट स्प्रिंग। इसमें क्या है कि इरप्शन विद फोर्स एंड प्रेशर, स्मूथ इरप्शंस या स्मूथली इरप्शंस इज टेकन प्लेस स्मूथली। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, हियर वायलेंस या एक्सप्लोजन्स may be occurred या may be happen, silicate deposit at the mouth give them the distinct color। इस वाली कंडीशंस में silicate deposits at the mouth of these geysers can give distinct color। Silicate deposits at the mouth of these geysers will give distinct color। Some springs are very colorful because of the presence of the cyanobacteria of different colors। इस वाली कंडीशंस में some hot springs may be colorful because of presence of colored cyanobacteria। जनरली लोकेटेड नियर एक्टिव वॉल्केनिक एरियाज। ये वाला जो है जनरली लोकेटेड नियर एक्टिव वॉल्केनिक एरियाज। ये वाली कंडीशंस में बी एनीवेयर। देखिए इसका जो कलर होता है आपका गीजर का, इसके कलर का कारण एक है, वो है हमारा जो है सिलिकेट। जब गीजर का में वाटर इरप्शंस होता है तो उसके माउथ पे आकर के सिलिका जमा हो जाता है। ये सिलिका ही कारण बनता है उसके कलरफुल होने का। जबकि हॉट स्प्रिंग वाली कंडीशंस में सिलिका जो है के अलावा यहाँ पे कलरफुल होने का कारण जो है कयानोबैक्टीरिया है। जो ये कयानोबैक्टीरिया है एक तरह से ये प्राइमरी मतलब कि इनिशियल शेप है जो है ऑर्गेनिज्म जब इवॉल्व हो रहा था तो उसी में से एक है ये। अब सवाल यह है कि जब ये हॉट स्प्रिंग है, इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, उसके बावजूद भी ऐसे बैक्टीरिया जिसमें पाए जाते हैं। अभी रिसर्च हुआ था कुछ जो है जैसे अल्जीरिया में या अरब में, ऐसे बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स है और वहाँ पे जहाँ भी पाया गया तो ये कयानोबैक्टीरिया पाए गए। कयानोबैक्टीरिया, कयानो मीन्स होता है ब्लू कलर, ब्लू इसीलिए इसको ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। एक्चुअल अलगी इसलिए इसका नाम दिया गया, यह है बैक्टीरिया ही की फैमिली का, क्योंकि
ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो एक तरह से ऑक्सीडेशन यानी फोटोसिंथेसिस वगैरह का इसका मेन मतलब कि अपना जो क्या कहते हैं कि खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये जो है इसके स्प्रिंग में अलग अलग कलर का होता है, जिसके कारण इसका कलर हो जाता है। ये जो है एक्टिव वोल्केनो के आसपास ही गीजर पाया जाता है, हॉट स्प्रिंग्स कहीं पे भी पाया जा सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इंडिया की बात कर सकते हैं, तो इंडिया में हॉट स्प्रिंग्स कहाँ कहाँ पे हैं उनको डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर बात किया जाए, तो नंबर 1 पे यहाँ लिखा जाएगा हॉट स्प्रिंग्स इन इंडिया। इंडिया में अगर देखा जाए हॉट स्प्रिंग्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो उसमें नंबर 1 में जो है पनामिक इन नुब्रा वैली। तो नंबर 1 पे हम लिखते हैं इसको, तो भी मिटा दिया जाए, तो भी मिटा देते हैं। इसमें नंबर 1 पे हम लिखते हैं पनामिक इन नुब्रा वैली नियर सियाचिन। सियाचिन के पास जो है नुब्रा वैली में, ये एक तरह से सियाचिन ग्लेशियर है। ले से लगभग 150 किलोमीटर जो है पनामिक ये जो हॉट स्प्रिंग्स है ये है वहाँ पे। उसके बाद खीर गंगा हॉट स्प्रिंग जो है ये आपका कुल्लू में है। नंबर 2 पे हमारा जो है खीर गंगा हॉट स्प्रिंग इन कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश। कुल्लू ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है कुल्लू है, वहाँ पे एक जगह है खीर गंगा हॉट स्प्रिंग्स। मणिकरण साहिब इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो है मणिकरण साहब इन हिमाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पे मणिकरण साहिब इन हिमाचल प्रदेश। मणिकरण साहब जो हिमाचल प्रदेश में है, दिस इज आल्सो ए सैक्रेड साइट फॉर द पिलग्रिमेज। सल्फर जो है रिच वाटर्स है, ये एक तरह से जो है सल्फर रिच वाटर्स है, और इसमें बस हम 5 मिनट्स में इसको कंप्लीट करते हैं। सल्फर रिच वाटर जो है, और ये एक तरह से स्किन डिजीजेस वगैरह के लिए ये काफ़ी मतलब कि फ्रूटफुल है। नेक्स्ट हमारा जो है तत्ता पानी जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तत्ता पानी इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तत्ता पानी जो है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट है, वो भी मतलब कि एक तरह से वहाँ पे ये है। ये जो तत्ता पानी वाली है ये ऑन द बैंक ऑफ द सतलज रिवर, ऑन बैंक ऑफ सतलज रिवर। सतलज रिवर के बैंक पे ये वाला जो है ग्लेशियर हमारा, ये सॉरी मतलब कि हॉट स्प्रिंग्स पाया जाता है। नेक्स्ट जो है गौरी कुंड है यूके में। नेक्स्ट हमारा जो है 5वां नंबर जो है गौरी कुंड है इन यूके। नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो है युमथांग जो है सिक्किम में है। युमथांग इन सिक्किम। नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो है युमथांग इन सिक्किम। उसके बाद रेशी जो है ये आपका रंजीत रिवर है सिक्किम में, वहाँ पे है। नेक्स्ट नंबर पे 7वें नंबर पे हमारा RESHI रेशी रंजीत रिवर है इन सिक्किम। सिक्किम में रंजीत रिवर है, रेशी वहाँ पे भी है। तपोवन ये उत्तराखंड में है, तपोवन उत्तराखंड में। तपोवन इन यूके, तपोवन इन यूके। उसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि ये जो हॉट स्प्रिंग्स है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, उसने अभी एक रिसर्च किया था कि जितने भी ये हिमालयन हॉट स्प्रिंग्स है उससे CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, और जब ये CO2 रिलीज होती है तो ये वाटर में डिजॉल्व रहता है, और यही जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है यही वाटर डिजॉल्व CO2 वाला, तो डीगैसिंग का मतलब कि ये CO2
एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो जाता है, और जब यही CO2 एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो जाता है जिसके कारण ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण फर्दर जो चल करके ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो ये CO2 आगे चल करके ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन सकता है, क्योंकि जितने भी हमने नाम बताए सारे के सारे ये हिमालयाज एरियाज में है। उत्तराखंड में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जो है जियोलॉजिकल क्या कहते हैं हिमालयन जियोलॉजी, उसी के अभी रिसर्च आया कि इससे अच्छी खासी मात्रा में CO2 रिलीज होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है क्लाइमेट चेंज के लिए। अब यहीं पे हम विराम देते हैं। अगले टॉपिक से हमारा फ्यूमारोल्स हो गया और सॉल्फेटारा बाकी है। ऑल दी बेस्ट। ओके बाय।